हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आज मैं आया हूँ। बात करूँगा मार्केट अपडेट के बारे में। ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रहा है। आई होप आपने इसको मिस किया होगा। अगर मिस किया है तो मुझे लाइक बटन ज़रूर दबा हुआ देखना चाहिए। बहुत सारे लाइक्स चाहिए इसमें, कम से कम 5000 लाइक्स, तब अगला वीडियो आएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मार्केट की। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप देखते क्यों? अगर आप देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी ज़रूर करिए और इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए। और अपना जो भी फीडबैक है वो भी कमेंट सेक्शन में दीजिए। डेफिनेटली हम इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में कि मार्केट किस तरीके से मूव हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट नाउ निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे क्लोज हुआ है, हाई पॉइंट से नहीं। एक्चुअली आप देखेंगे तो आज गैप डाउन हुआ, उसके बाद रिकवरी आई, उसके बाद मार्केट ने बहुत थोड़ा पेशेंस टेस्ट किया और उसके बाद लास्ट में गिरा। ये गिरना था क्योंकि यूएस मार्केट काफ़ी डाउन है और जो फेड की मीटिंग हुई है उसमें जो आउटकम आया है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। नेगेटिव नहीं था लेकिन बहुत पॉजिटिव नहीं है। और उन्होंने थोड़ी चिंता जताई है कि इकोनॉमिक रिकवरी जो है उसमें काफ़ी टाइम लग सकता है और 2023 तक वो अपने जो रेट्स हैं उसको लो रखेंगे। इसका मतलब क्या है? यूएस अगर रेट घटा रहा है मतलब उनको उम्मीद है कि इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा उनकी राइज नहीं होने वाली है। और इन्फ्लेशन राइज हो रही है मतलब ग्रोथ हो रही है, तो इसकी एक्सपेक्टेशन है कि ग्रोथ भी नहीं होगी। अब अगर ग्रोथ नहीं होगी तो इकोनॉमिक जो भी सिनेरियो है वो इतना अच्छा नहीं होगा। तो ये मार्केट के लिए चिंता का विषय है क्योंकि मार्केट कभी पैसे से ऊपर नहीं जाते हैं, अभी जा रहे हैं। लेकिन मार्केट हमेशा सस्टेनेबल जो लेवल पे रुकते हैं वो इसीलिए रुकते हैं क्योंकि कंपनीज की अर्निंग होती है, ग्रोथ होती है, कंट्री की जो जीडीपी है वो अच्छी इंप्रूव होती है। तो जब जीडीपी फोरकास्ट आप देखेंगे तो 2021 तक तो कोई रिकवरी की बात ही नहीं कर रहा है। जिस लेवल पे आज हम हैं उससे बुरी सिचुएशन ही होने वाली है। सिंपली उसका रीज़न यही है कि जो भी मेजर्स लिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा वो लॉन्ग लास्टिंग मेजर आप नहीं रख सकते। मतलब अगर आप ढिलाई दे रखे हो कि लोन का जो ईएमआई है आप मत पे करो, आप उसको लाइफ टाइम नहीं कर सकते। आपको उसको कभी ना कभी पैसा लेना पड़ेगा और जब आप लोन का पैसा लेना चालू करोगे तब आपको समझ में आएगा कितने लोग देने लायक हैं या देने लायक नहीं है और फिर वो पैसा एनपीए में जाएगा। तो इस तरीके से एक एग्जांपल मैंने आपको लेके बताया कि प्रॉब्लम जो है आगे चल के धीरे धीरे बाहर आएगी। तो वही चीज़ है, थोड़ी चिंता है यहाँ पे मार्केट में कि क्या होगा। और ओवरऑल यूएस मार्केट भी बहुत पॉजिटिव नहीं था, इसलिए हम देख रहे हैं यहाँ पे कि काफ़ी सेलिंग आई कुछ सेक्टर में, लेकिन कुछ सेक्टर ने काफ़ी अच्छा किया। आईटी अभी भी संभाले हुए पूरे मार्केट को, फार्मा भी फ्लैट था। लेकिन आज अगर आप देखेंगे जो सेलिंग आई है बैंक में आई है, मेटल, फाइनेंशियल, रियलिटी, ये सभी स्टॉक में अच्छी खासी पिटाई हुई है क्योंकि ये ग्रोथ ओरिएंटेड है और ग्रोथ अगर फोरकास्ट अच्छा नहीं है तो उससे इन पे इम्पैक्ट पड़ता है। और यही पूरा आप ट्रेंड देखेंगे ग्लोबल मार्केट में भी कि यही स्टॉक जो ग्रोथ जो फंडामेंटली एक किसी इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं वो आज गिर रहे हैं। और आईटी स्टॉक जो हमेशा एक सेफ हेवन की तरह होता है डेफिनेटली, क्योंकि करेंसी हमारी वीक होती है तो उससे भी इनको फ़ायदा होता है। और जब भी मार्केट गिरता है तो आप देखेंगे कि करेंसी भी अपनी वीक होती है तो उसके कारण थोड़ा इनको बेनिफिट मिल रहा है। ओवरऑल बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्केट नहीं था लेकिन फिर भी नेगेटिव में क्लोज हुआ। आप देख सकते हैं सेक्टर ओवरऑल काफ़ी सेलिंग थोड़ी थोड़ी सभी में आई है। तो ये आज की समरी है। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे लूजर्स और गेनर्स की तो यहाँ पे हिंडाल्को, टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स में लोग बहुत सारे डर जाते हैं कि जब सेलिंग आती है, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, टाटा मोटर्स में भी मैं एनालिसिस करके बताऊंगा कि अब आपको थोड़ी चिंता करनी चाहिए। अब हिंडाल्को आप देख लेंगे, मेटल में सेलिंग है, ऑटो में थोड़ी सेलिंग है, फाइनेंशियल्स में, एनबीएफसीज में थोड़ी सेलिंग है, कोई ऐसा मिक्स बैग है। लेकिन ओवरऑल जो स्टॉक्स हैं वो इकोनॉमिकली, अगर इकोनॉमी में काफ़ी प्रॉब्लम आती है तो वो गिरते ही हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट था कि आज इन्फोसिस ऊपर है लेकिन टीसीएस गिरा हुआ है। तो ये एक थोड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट था। तो अब हो सकता है इन्फोसिस गिरे लेकिन अभी भी आईटी में फिर भी अगर आपको शॉर्ट करना है आईटी से दूर रहिए। अभी आईटी वीक नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक हो सकता है रिलीफ टाइप का हो कि भाई जो बायर्स हैं उन्होंने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की हो। लेकिन अभी भी टाटा, टीसीएस, टेक महिंद्रा, माइंड ट्री, ये सभी स्टॉक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एचसीएल, तो इनको अभी सेल मत करिए। एटलीस्ट 2 to 3% और गिरे फिर उसके बाद हम इसका एनालिसिस करेंगे। ओवरऑल बैंकिंग में अभी भी वीकनेस है लेकिन बैंक्स ऑलरेडी इतना पिट चुके हैं कि उनमें सेलिंग हो ही नहीं रही है। और ये बहुत बड़ा रीज़न था कि आज आप देखेंगे निफ्टी वीक था, बैंक निफ्टी इतना वीक नहीं था। लास्ट में सेलिंग आई है लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी अभी भी ज़्यादा वीक नहीं है और उसका भी एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी हम बात करेंगे आगे एनालिसिस में। अब गेनर्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो डॉक्टर रेड्डी वैक्सीन रिलेटेड, रशिया की जो होगी वैक्सीन आएगी रशियन कंपनी की, उससे इनकी पार्टनरशिप है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और कितने सारे इनके शॉट्स निकालेंगे। देखिए अभी सिंपल सी चीज़ एक है, हर कंपनी टेस्टिंग वेस्टिंग गया तेल लेने, सीधी सी बात है, जल्दी वैक्सीन निकालो, हमसे पहले कोई और निकाल लिया तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। बहुत पैसा और बहुत हाइप क्रिएट किया है। अब सिंपल चीज़ है, हर कंपनी ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे आप देखिएगा
धड़ाधड़ हफ्ते भर के अंदर सबकी वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी और सब रेस लगा के कि मेरा वैक्सीन मार्केट में हर आदमी के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास कितनी जल्दी पहुंचे। और ये होड़ में आधे से ज़्यादा लोग आपको चूरन चटाएंगे, आधे से ज़्यादा लोग आपको विटामिन और मिनरल्स की वैक्सीन लगाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली जो चीज़ 12 महीने में होती है, इतनी टेस्टिंग होती है। इबोला एक बीमारी आई थी, उसकी वैक्सीन आज 6 साल बाद भी नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि उसका बिजनेस इतना ज़्यादा नहीं था, उस पर खर्चा ही नहीं किया इन लोगों ने। यहाँ पे खर्चा किया लेकिन फिर भी उतनी रिसर्च नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। जो वायरस आज भी लोग संभाल नहीं पा रहे हैं, उसके लिए वैक्सीन की बातें कर रहे हैं। री इन्फेक्शन हो रहा है, एक ही इंसान को 1 महीने के अंदर री इन्फेक्शन हो रहा है, पहले बोल रहे थे 4 महीने के अंदर होगा। तो ये सब चैलेंजेस की कोई बात नहीं कर रहा, सब लगे हुए हैं कि जितना खर्चा हुआ है उसको निकालना है, जल्दी से वैक्सीन लॉन्च कर दो, वरना उससे पहले वैक्सीन की निगेटिविटी आ जाएगी और धंधा मंदा हो जाएगा। तो इससे मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है, सिर्फ ये बिजनेस टैक्टिक है। हर गवर्नमेंट जो होती है उसमें किसी न किसी फार्मा कंपनी का बेनिफिट कराने की एक चुल सी होती है, और वो आप देखेंगे ट्रंप के बातों में, इंडिया में, रशिया में, हर जगह यही आपको दिखेगा। तो कुछ कंपनीज को बेनिफिट होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये एक तरह से होलसेल टाइप का है सिस्टम, ना कि इफेक्टिवनेस की बात यहाँ पे होगी। सिर्फ देते जाओ। आज भी फ्लू का जो वैक्सीन लगता है उसके अगले 1 हफ्ते के अंदर आपको सर जुकाम हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये वैक्सीन कभी इतनी रिसर्च इन्होंने की ही नहीं, और यही रीज़न है। और जो ये भी चीज़ें हैं जेनेटिक्स होती हैं और ये म्यूटेट होते हैं ये वायरसेस, और उसके बारे में भी कोई, मुझे नहीं लगता कि ये लोग इतना सोचते हैं। जो गोली हम खा रहे थे 3 साल पहले, आज भी वही खा रहे हैं। तो ये सब चैलेंजेस हैं, और इसीलिए आप देखेंगे फार्मा में डॉक्टर रेड्डी ऊपर है, बाकी आपको कोई नहीं दिखेगा। तो ओवरऑल डॉक्टर रेड्डी पॉजिटिव है, अच्छा खासा मूव दिया इसने। और उसके अलावा आप देखेंगे HCL ऊपर था, इन्फोसिस ऊपर था। तो ये 2 स्टॉक ऊपर थे, लेकिन TCS डाउन था। तो मेरे हिसाब से अभी रिशफलिंग हो रही है IT में, अभी वीक नहीं है, तो IT को सेल मत करिएगा। ओवरऑल मारुति ने आज अच्छी रिकवरी की नीचे से, हीरो मोटो में, तो ऑटो में आज थोड़ी बॉटम से रिकवरी आई है, लेकिन फिर भी टॉप फॉर्मेशन चल रहा है लॉन्गर टाइम फ्रेम का। इसमें आपको लगेगा कि मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन ये टाइम लगा के जब गिरेगा तो कम से कम 1 से 1.5 महीने तक फॉल आएगा। और मेरे हिसाब से चुनाव जो US के इलेक्शंस हैं उनके पहले बड़ी वॉलेटिलिटी आने के चांसेस हैं, तो इसके लिए आपको सतर्क रहना है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि निफ्टी का कंट्रीब्यूशन कैसा था। तो अगर कंट्रीब्यूशन देखेंगे आप, इन्फोसिस सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है पॉजिटिव में, डॉक्टर रेड्डी, और फिर आप देखेंगे RIL का कंट्रीब्यूशन देखिए। जितने हम लोगों ने मज़े देखे हैं RIL के कारण, उतने ही हमें पेन देखना पड़ेगा अगर RIL का डिलीवरी, जो परफॉर्मेंस है, जो अर्निंग्स है, उसमें इन्होंने अच्छे से डिलीवर नहीं किया। और वही चीज़ है, अगर आप इतना ज़्यादा वेटेज, 15% के आसपास वेटेज चल रहा है RIL का, अगर इसको आप 1% भी गिरा देते हैं तो 15 पॉइंट्स तो यही गिरा देता है। तो ये बहुत बड़ा पेन आगे चल के होने वाला है, जब तक ये रिलायंस परफॉर्म नहीं करता है, अर्निंग्स नहीं आती हैं, जो भी पैसा इन्होंने लगाया है। एक और चीज़ बोलता हूँ, डेट फ्री का गाना गाते हो, क्या किसी ने चेक काटते हुए देखा अंबानी जी को कि भाई लो बैंक तुम्हारा, मैंने लोन लिया था वापस चुका रहा हूँ? उधर सेल हो चुका है, उसका पैसा आ चुका है, और वो पैसा कहाँ घूम रहा है आपको भी नहीं पता। तो ये सिस्टम है डेट फ्री सिस्टम का, ये सिर्फ एक हाइप होता है। डेट कंपनी लेती ही इसलिए हैं क्योंकि उनको डेट पे रह के काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं अपनी परफॉर्मेंस को दिखाने में, और जो भी लोन्स हैं, लोन्स के जो इंटरेस्ट हैं, उसमें उनको अपना पूरा जो प्रॉफिट है उसको बराबर करने का और टैक्स बचाने का काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो कंपनी लोन कभी चुकाती नहीं। तो ये सिर्फ हवा होती है कि डेट फ्री कंपनी हो गई है, और ये आगे चल के आपको समझ में आएगा। तो ICICI, TCS, HDFC ओवरऑल कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी जो बड़े मेजर स्टॉक्स थे उनमें आप देख सकते हैं सेलिंग। L&T, ITC, ये जो फंडामेंटल स्टॉक है इनमें भी थोड़ी सेलिंग आपने देखी। ओवरऑल मेरे हिसाब से जो फंडामेंटली इकोनॉमिक रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें फॉल आना चाहिए आगे चल के। L&T, ITC, HDFC लिमिटेड, इनमें फॉल मेरे को उम्मीद है आगे चल के आएगा। बजाज फाइनेंस और आपका बजाज फिनसर्व, इन सभी स्टॉक्स पे, तो इसमें थोड़ी सी आपको वॉच करके चलना होगा कि क्या आगे चल के रिएक्शन रहता है। लेवल्स में बात करूंगा, उस लेवल के नीचे जाता है तो डेफिनेटली सेलिंग आएगी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। तो ग्लोबल मार्केट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे रिकवरी आ रही है, फिर गिर रहा है, फिर बाउंस आ रहा है। ओवरऑल आप देख सकते हैं डॉलर थोड़ा सा बाउंस किया है, बहुत ज़्यादा नहीं है, हाई से आज गिर चुका है, लेकिन फिर भी डॉलर में मूवमेंट चालू हुआ है। कह रहे हैं कि डॉलर अब शायद ऊपर जाए, तो अगर डॉलर ऊपर जाता है तो ग्लोबल मार्केट की जो करेंसीज है उनमें प्रेशर आएगा, इंडियन करेंसी में भी प्रेशर आएगा। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे USD INR 73.6 चल रहा है, 72.5 तक आ चुका था। अभी मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा अपसाइड आना चाहिए, इसका भी बेनिफिट IT सेक्टर को मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लाल है, कोई बहुत अच्छी स्क्रीन नहीं है, 1.2-1.3%। कल नैस्डैक, मैंने एक ट्वीट किया था, अगर आपने देखा होगा, कि नैस्डैक के बारे में मैंने कहा था कि अब अगर वैक्सीन ही आनी है तो डेफिनेटली जो ये टेक वाली कंपनीज हैं इनमें सेलिंग आएगी। और टेक वाली कंपनीज में कल भी 140 पॉइंट की सेलिंग आई, आज भी 140 पॉइंट्स डाउन है। तो टेक में ऑलमोस्ट 2 से 3% की सेलिंग ऑलरेडी आ चुकी है। और आप देख सकते हैं बाकी भी गिर रहे हैं, S&P गिर रहा है, डाउ जोन्स गिर रहा है, तो निगेटिविटी है।
और यूरोप के मार्केट भी गिरे, आज एशिया में भी काफ़ी फॉल आया था। तो अगर ये ग्रोथ का इशू बढ़ता है और एक रिस्क ऑफ होता है कि भाई यार बहुत रिस्क है यार, चलो निकालते हैं पैसा क्योंकि ट्रंप का इलेक्शन होगा नहीं होगा, तो उसके कारण भी थोड़ा प्रेशर बन सकता है मार्केट्स में। ओवरऑल हमारा मार्केट चाइना पे रिएक्ट करेगा, क्या बॉर्डर टेंशन है, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ क्लोजली वॉच करिए। कल किसी ने कमेंट मारा कि पैनिक मत क्रिएट करो, मैंने कहा आंख बंद करने से सच्चाई नहीं बदल जाती, लेकिन दुनिया में कई लोग क्या होता है पता है, बाय बटन दबाते हैं, जहां लॉस में जाने लगती है पोजीशन तो आंख बंद कर लेते हैं। क्या आंख बंद करने से उनकी पोजीशन पॉजिटिव में आ जाएगी? नहीं, राइट। एक्शन करने से आएगी, उस पर रिएक्ट करने से आएगी। तो यही चीज़ हर जगह एप्लीकेबल है। तो प्लीज़ एक्सेप्ट द ट्रुथ। इफ़ यू डोंट नो समथिंग, यू डोंट नो समथिंग, इफ़ यू नो समथिंग यू हैव टू एक्सेप्ट इट। और यही चीज़ लोग समझ नहीं रहे हैं। यहाँ पे अगर देख सकते हैं आप, मार्केट रेड है तो रेड है, वीकनेस है, और अगर ये वीकनेस है तो हमारे मार्केट्स भी अपने लेवल्स जो सपोर्ट के हैं टेस्ट कर सकते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे बाय साइड नहीं, सेल द रैली की तरह से आपको ट्रेड करना है। अब यहाँ पे कुछ लेवल्स हैं, आप देख सकते हैं नैस्डैक में। तो नैस्डैक में जो लेवल है मेरे हिसाब से था 11,030 के आसपास, अभी हम 11,100 के आसपास हैं। बीच में हम थोड़ा इसके नीचे आए थे। अगर हम इसके नीचे ब्रेक करते हैं, आज का जो लो है 11,000 का, इसको ब्रेक करते हैं तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी बनती है कि हम 848 जो रिसेंट का लो था, इस एरिया के नीचे हमको आना है। एक बार इस एरिया को ब्रेक कर दिया नैस्डैक ने तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा करेक्शन हम देख सकते हैं। और लेवल्स जो होंगे वो 9,700 के मैंने कुछ दिन पहले ट्वीट भी किए थे। जो पुराना हाई था वो जाके हम टेस्ट करेंगे। तो पुराना हाई आप देखेंगे 9,700 का था और यहाँ तक गिरना चाहिए। ओवरऑल इलेक्शन के पहले अगर ट्रंप पिछड़ता रहा तो मेरे हिसाब से 9,700 तक का डिप यूएस मार्केट में नैस्डैक में दिख सकता है। बाकी कंपैरेटिवली हमें देखना पड़ेगा कि डाउ जोन्स और एस&पी में कितना आएगा, लेकिन नैस्डैक के लेवल्स मेरे हिसाब से ये होने चाहिए। तो अगर ये लेवल जो एरिया है 11,000 के आसपास से लेके 10,850, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम सीधे से इसी की तरफ बढ़ रहे हैं। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 1.5 महीने 1.5 मंथ्स का टाइम बचा है। तो हो सकता है जो मेरे एनालिसिस के हिसाब से जो रेंज है और जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें हम इसको हासिल कर लें। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन मार्केट के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख लेंगे निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक ही अपसाइड चैनल में हम चल रहे थे। अपसाइड चैनल तो ये आपका यहाँ पे एक बड़े आप देख सकते हैं रेड कैंडल के साथ ब्रेक हो गया। अब हम जो है इस रेड रेंज में चल रहे हैं। इस रेड रेंज का जो हाई है वो हमने टच किया 11,615। अब इसको हाई करके हम नीचे जा रहे हैं। हमने आज हाई पे क्लोजर नहीं दिया है, बिल्कुल लो पे भी नहीं दिया है, लेकिन लो के पास ही दिया है। तो मेरे हिसाब से अगर ये फिर से हम इसके लो को ब्रेक करते हैं जो आज का लो है, तो डेफिनेटली हम क्या कर रहे हैं, हम इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं जो यहाँ पे जाके एंड होगा ऑलमोस्ट 11,000 के आसपास। तो मेरे हिसाब से अगर नेगेटिविटी आपको दिखे, क्योंकि बहुत सारे टेंशन है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जब इतने सारे इश्यूज़ होते हैं तो मार्केट को कंफर्ट नहीं रहता कि लॉन्ग पोजीशन लेके जाएं। जो इंसान यहाँ खरीद रहा है वो ये सोच के खरीद रहा है कि कोई दिक्कत नहीं, ऊपर जाएगा, राइट। लेकिन दिक्कतें अगर हैं तो एक करेक्शन या एक टेक्निकल डिप बनता है। तो मेरे हिसाब से ये लेवल होना चाहिए 11,030 से लेके 11,050। एक बार जाके मार्केट को टेस्ट करना चाहिए, मे बी अगले कुछ दिनों में अगर कोई बड़ा न्यूज़ आ जाए, क्योंकि चाइना के साथ यहाँ पे पंजाबी सॉन्ग चल रहे हैं और फायरिंग भी चल रही है। तो पता नहीं क्या होगा, डांस होगा या डिस्को होगा, क्या कराएंगे ये नहीं पता। लेकिन सिचुएशन बहुत टेंस है और मतलब ऐसा है कि आप खुद सोचिए, मैं जब लास्ट वीक बोल रहा था कि यहाँ पे फायरिंग हुई है, सिचुएशन टेंस है, तो मुझे ये पता था कि फायरिंग वहाँ पे काफ़ी हुई है। जो न्यूज़ अब आया है हम उस न्यूज़ को एक्सपोज नहीं कर सकते अगर हमें पता भी है, लेकिन अभी मीडिया ने और आर्मी ने भी कह दिया है कि बहुत फायरिंग हुई है, तब सब लोग बोल रहे हैं कि फायरिंग हुई है। लेकिन ये न्यूज़ पिछले हफ्ते ही आ चुकी थी। तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं काफ़ी टेंशन है। इतनी मतलब 200 राउंड फायरिंग मजाक नहीं होती है। आप 200 राउंड समझ लो कितनी गोलियां चली होंगी। तो वो सिचुएशन है। तो उस सिचुएशन में मार्केट कंफर्ट यहाँ पे होगा या यहाँ पे आपको देखना है। मेरे हिसाब से नीचे के आसपास होगा, इस एरिया में 11,150 से लेके 11,050 के आसपास। तो ये रेंज मेरे को दिख रहा है। कोई भी बाउंस मिले आपको 11,570 580 तक का, वो सेल हो जाना चाहिए। ये रेंज है। कोई भी बाउंस मिले 570 कल के लिए और मे बी मंडे के लिए आपका 540 550 का लेवल होना चाहिए, जहाँ पे हम सेल करेंगे। और ओवरऑल अगर लो टूटता है जो आज का लो था, तो हम फिर अगला जो सपोर्ट आपको मिलेगा 11,350 360 तक मिलेगा और उसके बाद जो आपका सपोर्ट है 11,240 का है। तो ये दो सपोर्ट लेवल होंगे। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अब बैंक निफ्टी में सेम चीज़ है, यहाँ पे बहुत बड़ी सेलिंग आ चुकी है। अब प्रॉब्लम ये है कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी बहुत पिट चुका है।
अब इतना पिटने के बाद इसको गिराने के लिए जगह कम है, लेकिन फिर भी आज का जो प्राइस एक्शन है और जो नेगेटिविटी है इसके हिसाब से ऐसा नहीं ये गिर नहीं सकता, लेकिन ये कितना गिर सकता है यहाँ से मेरे हिसाब से 21,300 340 तक गिर सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे 3% के आसपास। लेकिन निफ्टी में हम करीब 4 to 5% का फॉल भी देख सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि निफ्टी बहुत ज़्यादा अभी भी ओवरबॉट है और उसने कोई भी करेक्शन नहीं दिया है। तो निफ्टी में बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं है, लेकिन फिर भी आपका 21,450 और 21,000 के लेवल, ये दो लेवल जो होंगे ये पॉसिबल हो सकते हैं अगर हम यहाँ से ब्रेक डाउन करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली हम आज कोशिश किया है हमने ब्रेक डाउन करने की, 22,300 के नीचे अगर हम क्लोज होने लगते हैं और उसके नीचे ही हम ट्रेड करते हैं तो मेरे हिसाब से इस बार हम 21,450 500 तक भी जा सकते हैं, और उसके बाद जो इमीडिएट सपोर्ट होगा 21,000 का होगा। ये दोनों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ से वीकनेस मेरे को नहीं लगता कि बैंक निफ्टी में आएगी। निफ्टी के कंपोनेंट्स में ज़्यादा सेल ऑफ आना चाहिए किसी भी केस में अगर टेंशन बढ़ती है या कोई भी इशू आता है। अब हम L&T की बात कर लेते हैं। तो लार्सन एंड ट्यूब्रो में प्रॉब्लम क्या है कि ये फंडामेंटली ये इकोनॉमिक कंडीशन पे चलता है ये शेयर। इस शेयर को आप पैसा डाल के बढ़ा भी दोगे, लेकिन इसमें लोग पैसा तभी लगाएंगे जब रियली इनको ऑर्डर्स मिलेंगे, और इनकी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। मेरे हिसाब से अगर ये लेवल ब्रेक होता है 900 के आसपास तो इसको आराम से आप 30-40 रुपीज़ के लिए डिप के लिए आप सेल कर सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली इसने आज साइन दिया है कि ये वीक है, लेकिन हम वेट करेंगे 900 का। 900 ब्रेक होने के बाद ही सेल करिए और देखते रहिए कि क्या हम मार्केट वाइज भी कोई ऐसा नहीं है कि आपको न्यूज़ ही नहीं है और डेफिनेटली आप यहाँ पे सेल कर दें। हो सकता है ये गिर जाए, लेकिन इसको गिरने के बाद भी कोई न्यूज़ बने रहना चाहिए नेगेटिव, तब हम इसको सेल करेंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली इसमें हम 30 to 40 रुपीज़ का टिप देख सकते हैं। अब टाटा मोटर्स में एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पे डबल टॉप बन चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद मेरे को एक चांस बन रहा है कि ये एक 142 तक का डिप आएगा, लेकिन जिस हिसाब से आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट आप देख सकते हैं, तो ये यहाँ पे आके रुक सकता है, क्योंकि ये रिसेंट का टॉप था ऑलमोस्ट 130 to 135 के आसपास। तो अगर किसी भी केस में यहाँ नेगेटिविटी बनती है, 145 का लेवल टूटता है, तो मैं 137 से लेके 133 तक के लेवल्स के लिए सेल करूँगा, बाय नहीं करूँगा। छोटा मोटा बाउंस मिलता है 148 149 का, तो उसको भी आप सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 155 के आसपास होना चाहिए पोजिशनली, एक दिन में नहीं, आपको लेके चलना पड़ेगा कि हो सकता है 1 से 2 दिन भी लग जाए। तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है टाटा मोटर्स में। अब हम देख लेते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। तो बजाज फाइनेंस जो है आप देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस कोशिश इसने बहुत की। ये कैंडल आप देख सकते हैं कितना बड़ा, मतलब ऊपर शेडो नीचे भी आप देख सकते हैं दोनों साइड, ये इस टाइप का इनडिसाइसिव कैंडल ये दिखाता है कि इसको समझ नहीं आ रहा है। और उसके बाद अगर हम डिसीजन लेते हैं कि हम नीचे की तरफ जाएंगे, और डेफिनेटली हम नीचे बिल्कुल बॉटम पे, तो आज मार्केट भी क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सपोर्ट पे ही क्लोज हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ये किसी भी केस में सपोर्ट ब्रेक होता है 3440 का, तो आप इसको शॉर्ट करिए। आपका लेवल्स होना चाहिए 3350 के आसपास। तो पहला टारगेट ये है, और दूसरा टारगेट काफ़ी नीचे आएगा जो 3150 के आसपास आएगा। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं बजाज फाइनेंस में। तो ये आज के स्टॉक्स थे और ये मार्केट का एनालिसिस था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, एटलीस्ट 5000 लाइक्स मिलने चाहिए, तभी अगला वीडियो आएगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट।